पार्ट सेकंड की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्सवेल जो समीकरण हमने पढ़ी, उन मैक्सवेल समीकरणों के क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। मैक्सवेल समीकरणों के अनुप्रयोग को हम आज जानेंगे। तो क्लासियस, सबसे पहले इसके अनुप्रयोग में हम देखेंगे क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण को प्राप्त करना, मैक्सवेल के जो समीकरण है उनसे। तो आज हम देखेंगे सबसे पहला अनुप्रयोग क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण प्राप्त करना। जो मैक्सवेल के इक्वेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो है क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण को फाइंड आउट करना। तो हम लेते हैं सबसे पहले मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। तो मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण से, मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण से हम देखते हैं डेल P अपॉन डेल T B कांस्टेंट इज इक्वल टू डेल S अपॉन डेल B T कांस्टेंट। ये हमारे पास मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है। इस समीकरण को मैं दोनों ओर जो है टेम्परेचर T से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो T डेल T अपॉन डेल T B कांस्टेंट इज इक्वल टू T डेल S अपॉन डेल B T कांस्टेंट। चूंकि हम जानते हैं डेल S इज इक्वल टू एंट्रोपी से डेल Q अपॉन T, तो यहां से हम डेल S की वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो T डेल S इज इक्वल टू क्या बनेगा, डेल Q के रूप में। तो यहां हम इस वैल्यू को रखेंगे। तो डेल Q अपॉन डेल B T कांस्टेंट इज इक्वल टू T डेल P अपॉन डेल T B कांस्टेंट। ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट होती है। इसे लेते हैं हम इक्वेशन 1। ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट हुई डेल Q अपॉन डेल B T कांस्टेंट इज इक्वल टू T डेल P अपॉन डेल T B कांस्टेंट के रूप में। अब जो पदार्थ हैं होते हैं वो आयतन स्थिर, जो पदार्थ का आयतन है, यदि हम किसी पदार्थ की बात करें तो जो पदार्थ का आयतन है स्थिर ताप T पर, ताप स्थिर है, स्थिर ताप T पर V1 से V2 उसका आयतन हो जाता है। यानी कि जो पदार्थ का आयतन है स्थिर ताप T पर V1 से कहां हो जाता है, V2 पर, यानी कि उसके आयतन में परिवर्तन हो गया V1 से V2 करने के लिए। जो आयतन है V1 से V2 करने के लिए हमें जो आवश्यक ऊष्मा उसको दी गई, वो दी गई गुप्त ऊष्मा के रूप में, वो थी कैपिटल L के रूप में हमने उसको ऊष्मा दी। अर्थात यदि पदार्थ का आयतन स्थिर ताप T पर V1 से V2 करने के लिए L ऊष्मा दी जाती है, तो कैपिटल L ऊष्मा दी जाती है, तब हम देखते हैं कि डेल Q अपॉन डेल B T इज इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल B T इज इक्वल टू L अपॉन V2 माइनस V1। इक्वेशन 2, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 T del P upon del T V is equal to L upon V2 minus V1, ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट होगी। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं डेल P अपॉन डेल T V इज इक्वल टू L अपॉन T डेल्टा V, और यही हमारे पास क्लासियस क्लैपेरॉन की इक्वेशन फाइंड आउट होती है। और क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन हमें जो फाइंड आउट होती है उसके द्वारा हम ये देख सकते हैं कि जो पदार्थ होते हैं उनके क्वथनांक और गलनांक पर उनका जो टेम्परेचर है उसमें दाब के साथ क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि उनके गलनांक और क्वथनांक पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें बताती है हमारी क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये है इक्वेशन 3, समीकरण 3, क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण कहलाती है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है यही हमारी क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं गैस के रुद्धोष्म तथा समतापीय प्रावस्था की स्थिति में जो गुणांक होते हैं उन गुणांकों का अनुपात क्या होगा। तो हम देखेंगे हमारे अगले टॉपिक के लिए कि गैस के रुद्धोष्म तथा समतापीय प्रावस्था गुणांकों में क्या अनुपात रहता है। तो जो गैस के रुद्धोष्म और समतापीय प्रावस्था गुणांकों का अनुपात होता है उसका अनुपात को हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रुद्धोष्म प्रावस्था गुणांक। तो रुद्धोष्म जो प्रावस्था गुणांक है ES इज इक्वल टू माइनस का V डेल T अपॉन डेल V S के रूप में होता है, इसे देते हैं हम इक्वेशन 1। इसके बाद हम देखते हैं चूंकि समतापीय प्रावस्था गुणांक जो होगा वो है E T इज इक्वल टू माइनस का V डेल P अपॉन डेल V T कांस्टेंट। तो डेल P अपॉन डेल V T कांस्टेंट ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट होती है। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लेते हैं। तो ES अपॉन ET इज इक्वल टू ES अपॉन ET इज इक्वल टू डेल P अपॉन डेल V S अपॉन डेल P अपॉन डेल V T। ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट होता है यहाँ पर। अब ये जो इक्वेशन हमें फाइंड आउट हुआ इस इक्वेशन को हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 इसको दिया हमने। अब यहाँ हम इस इक्वेशन में ध्यान रखें ऊपर वाले में हम डेल S से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले में डेल T से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करते हुए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखो यहाँ डेल P अपॉन डेल S अपॉन डेल V इस तरह से बनेगा। इसको डेल S से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डेल T से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हुए हम इसको आगे बढ़ाते हैं।
तो देखिए ई एस अपॉन ई टी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी और डेल टी अपॉन डेल बी एस कांस्टेंट। इस तरह से डेल टी अपॉन डेल टी एस कांस्टेंट और डेल टी अपॉन डेल बी एस कांस्टेंट के रूप। अब नीचे वाले में जो है डेल एस से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेल टी अपॉन डेल एस अपॉन डेल वी और टी कांस्टेंट, ये टी कांस्टेंट यहाँ रहेगा। इसे देते हैं हम इक्वेशन 4। अब हम जो मैक्सवेल के इक्वेशंस हैं, मैक्सवेल के जो 4 इक्वेशन हैं उनके जो 4 इक्वेशंस हैं उनका यूज यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस को यहाँ लिखते हैं। मैक्सवेल के समीकरण से सबसे पहला समीकरण, सबसे फर्स्ट इक्वेशन की हम बात करते हैं, तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन हमें मिलता है डेल टी अपॉन डेल बी एस, डेल टी अपॉन डेल बी एस कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस डेल टी अपॉन डेल एस बी कांस्टेंट। ये पहला इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं, तो डेल पी अपॉन डेल टी बी कांस्टेंट इज इक्वल टू, दूसरे और तीसरे इक्वेशन में माइनस नहीं आता है, तो डेल एस अपॉन डेल बी टी कांस्टेंट। तीसरे इक्वेशन की बात करते हैं, डेल टी अपॉन डेल टी एस कांस्टेंट यहां रहता है, डेल बी अपॉन डेल एस और पी कांस्टेंट यहां रहता है। चतुर्थ इक्वेशन की हम बात करें, तो डेल वी अपॉन डेल टी पी कांस्टेंट, डेल वी अपॉन डेल टी पी कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस डेल एस अपॉन डेल टी और कांस्टेंट रहेगा। ये हमारे पास सभी जो पद हैं मैक्सवेल इक्वेशन के, उनको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 5। ये 4 मैक्सवेल के इक्वेशन। अब इन मैक्सवेल के इक्वेशंस का यहाँ हम किस तरह से उपयोग करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं 4 और इक्वेशन नंबर 5, इनका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए डेल टी अपॉन डेल बी एस, इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेल पी अपॉन डेल टी एस। तो यहां से हमें डेल पी अपॉन डेल टी एस की वैल्यू मिलती है डेल एस अपॉन डेल बी पी कांस्टेंट के रूप में। तो सबसे पहले इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे हम, ई एस अपॉन ई टी इज इक्वल टू, देखिए डेल पी अपॉन डेल टी, तो डेल एस अपॉन डेल बी टी कांस्टेंट और उसके बाद टी डेल टी अपॉन डेल बी एस कांस्टेंट, और डेल टी अपॉन डेल बी एस कांस्टेंट की वैल्यू ये रहेगी। सो माइनस डेल टी अपॉन डेल एस बी डिवाइड बाई डेल टी अपॉन डेल एस टी कांस्टेंट, तो डेल टी अपॉन डेल एस, डेल टी अपॉन डेल एस
टी कांस्टेंट इस पद में है, तो यहाँ से डेल पी अपॉन डेल एस की वैल्यू फाइंड आउट करें तो माइनस डेल पी अपॉन डेल एस माइनस डेल टी अपॉन डेल वी, पी कांस्टेंट, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। डेल एस अपॉन डेल वी, पी कांस्टेंट, डेल एस अपॉन डेल वी, देखिए डेल एस अपॉन डेल वी, टी कांस्टेंट, तो यहाँ से डेल पी अपॉन डेल टी, डेल पी अपॉन डेल टी वी कांस्टेंट के रूप में ये इक्वेशन हमारे फाइंड आउट हो जाती है। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और अब यहाँ जो इक्वेशन है हम इसको p के पदों को एक साथ रखेंगे और v के पदों को एक साथ रखेंगे। तो देखिए p प्रेशर वाले पदों को सभी को हम एक साथ रखेंगे तो डेल एस अपॉन डेल वी पी ई एस अपॉन ई टी इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वी, पी कांस्टेंट, डेल वी अपॉन डेल टी, पी कांस्टेंट, डेल एस अपॉन डेल वी, पी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, डेल पी अपॉन डेल एस, पी अपॉन डेल एस, वी कांस्टेंट, डेल पी अपॉन डेल टी। यहाँ ये नहीं आएगा, इसको जो हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो डेल एस अपॉन डेल पी, एस अपॉन डेल पी, बी कांस्टेंट, और डेल पी अपॉन डेल टी, वी कांस्टेंट। तो ऊपर की तरफ जो है प्रेशर वाले जहाँ कांस्टेंट है पद हो गए, नीचे जहाँ आयतन कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वो वाले पद हो गए। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो डेल पी से डेल पी कैंसिल, डेल पी से डेल पी कैंसिल, तो हमारे पास जो दोनों का अनुपात आता है ई एस अपॉन टी टी, वो आएगा डेल एस अपॉन डेल टी, पी कांस्टेंट, डेल एस अपॉन डेल टी, वी कांस्टेंट के रूप में। ये रुद्धोष्म और समतापीय प्रावस्था के जो गुणांक हैं उनके बीच का अनुपात हमें फाइंड आउट होता है। इससे आगे बढ़ते हैं। चूंकि डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी, ऊष्मागति के सेकंड नियम से डेल क्यू इज इक्वल टू डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी के रूप में होता है। तो यहाँ इस इक्वेशन का यूज करेंगे। सो ई एस अपॉन ई टी इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल टी, पी कांस्टेंट 1 अपॉन टी, डेल क्यू अपॉन डेल टी, वी कांस्टेंट। सो 1 अपॉन टी से 1 अपॉन टी कैंसिल, दैट इज Cp। ये नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, ये नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसलिए हम कह सकते हैं ई एस अपॉन ई टी इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी। तो ये हमें फाइंड आउट होता है कि रुद्धोष्म और समतापीय जो प्रावस्थाएं हैं उनका अनुपात क्या होगा, सी पी अपॉन सी वी के रूप में। और सी पी अपॉन सी वी को हम इज इक्वल टू गामा के रूप में जानते हैं, सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल टू गामा। तो ये जो रिलेशन है ये हमें फाइंड आउट यहाँ से होता है। आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे के जो अनुप्रयोग है उन पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।